हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। हम नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखा। आज पार्ट 3 में हम इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू फेडरलिज्म देखेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उससे रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लास्ट तक देखा करें, क्योंकि इसमें आप ही का बेनिफिट है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग इस चैनल पर नए हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आज से, और नोटिफिकेशंस की अपडेट के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेरीज एंड सजेशंस के लिए ms.judiciarypoint@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही मेरा फेसबुक पेज जुडिशरी पॉइंट, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला केस जो आता है वो है रामजवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये 1955 का केस है। वैसे तो अगर हम इन केसेस के रेफरेंस में बात करें तो आपको बेसिकली इसमें जो याद रखना है वो ये है कि कोर्ट ने एट लास्ट हेल्ड का क्या किया इन रिलेटेड टू नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो भी हम आगे देखेंगे उन सब में लगभग एक ही बातें हेल्ड हुई हैं। किसी में सेमी फेडरल कहा जा रहा है, किसी में क्वासी फेडरल कह रहे हैं, किसी में कह रहे हैं कि रिजिडली इनकॉर्पोरेटेड नहीं है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो ये ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में इसके साथ डिस्कस आपके साथ कर लूंगी, जिससे कि एक दिमाग में आपके फैक्ट्स अगर रहेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो सीधे सीधे रामजवाया कपूर के केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है या फिर जो फेडरल का प्रिंसिपल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसके पीछे केस क्या था? केस ये था कि यहाँ पे क्या था कि जो पंजाब के स्कूल्स थे तो उनके जो टेक्स्ट बुक्स होती थी उनको सेल करना या फिर उन टेक्स्ट बुक्स की पब्लिशिंग, प्रिंटिंग और जो भी मतलब बिजनेस था वो पेटिशनर्स कैरी आउट कर रहे थे। होता क्या है कि जो पंजाब गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट थी वो एक नई पॉलिसी लेके आती है जिसमें वो कहती है कि सारी टेक्स्ट बुक्स का नेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो उन्होंने इसके चलते एक नोटिफिकेशन की सीरीज निकाली थी जिसमें ये हुआ कि जो भी प्रिंटिंग, पब्लिकेशन और सेल है इन सारी बुक्स का, ये इन पर अनवारंटेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से पेटिशनर्स की राइट पर ये अनवारंटेड रिस्ट्रिक्शंस था कि वो अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग कैरी आउट नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन ट्रेडर्स को इनके बिजनेस से बाहर भी कर रही थी ये सारी चीजें। तो इसके चलते इनका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g) वायलेट हो रहा था। एज वेल एज इन्होंने क्या देखा कि क्योंकि ये किसका रूल था? ये रूल था पंजाब गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन इन्होंने पॉलिसी कौन सी लाई? नेशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स की। तो एक तरह से फेडरल प्रिंसिपल भी यहाँ पे वायलेट होता हुआ पेटिशनर्स को दिखा। पेटिशनर्स के बिहाफ पे ये कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है स्टेट की, ये कहीं से भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो हमारी ट्रेड या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो बिना किसी लेजिस्लेटिव सैंक्शन के। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट फंक्शंस का डिवीजन है तीनों कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन सी कैटेगरीज? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो फंक्शन एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे क्या है? लॉज को एग्जीक्यूट करना, और वो कौन से लॉज? जो कि लेजिस्लेचर बना रहा है, या फिर उनके एनफोर्समेंट को सुपरवाइज करना। तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि पहले लेजिस्लेचर लॉ तो बनाए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि एग्जीक्यूटिव का ही डिक्लेरेशन था कि एक पॉलिसी आई है जिसके चलते नेशनलाइजेशन होगा टेक्स्ट बुक्स का। तो इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पावर को क्वेश्चन किया। अच्छा, अब इसमें कोर्ट हमारी जो ऑब्जर्व करती है वो ये कहती है कि होता क्या है हमारे यहाँ, जब लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शन मतलब लेजिस्लेटिव ने अपना काम कर लिया और जुडिशरी ने अपना काम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो रेजिडियो फंक्शंस होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव जो है वो हैंडल करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी, ये कोर्ट का कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज नहीं करता है और ना ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर एब्सोल्यूट रिजिडिटी में देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ क्या है? डिवीजन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलता है। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कोई भी पावर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में तो एक्सरसाइज कर सकता है जब उसको लेजिस्लेचर प्रोवाइड कर रहा है, बट वो अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। कोर्ट का ये कहना था।
तो इस तरीके से हुआ क्या कि यहाँ पर आपको कहीं से भी फेडरल प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट होता नहीं मिल रहा है। मतलब ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट की जरूर थी, लेकिन उसके चलते भी पॉलिसी आ तो रही है ना, एग्जीक्यूटिव काम अपना कर रही है। लाइक स्टेट की पावर और यूनियन की पावर अलग अलग डिफाइन नहीं हो पाई। तो इस तरीके से इसमें मिला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं है। सेकेंड केस आता है 1963 का, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको आप याद कर सकते हैं कोल बेयरिंग केस के नाम से। इसमें भी सेम चीज कही गई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फेडरल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स आपको सॉवरेन देखने को नहीं मिलती हैं। दूसरा कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन ज्यादा किसके फेवर में है? यूनियन के फेवर में है। अब इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके पीछे फैक्ट्स की। तो हुआ क्या था कि एक कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट था जिसको पार्लियामेंट ने पास किया था। इसकी वैलिडिटी यहाँ पर चैलेंज होती है। होता क्या है कि ये जो एक्ट था ये यूनियन ऑफ इंडिया को ऑथराइज कर रहा था कि इंडिया के किसी भी पार्ट में किसी भी लैंड पर या फिर लैंड पर जो राइट है, ठीक है, वो एक्वायर कर पार्लियामेंट मतलब यूनियन जो है वो एक्वायर कर सकती है। ये एक्ट ऑथराइज कर रहा है यूनियन ऑफ इंडिया को कि वो अपना मन चाह कोई भी लैंड एक्वायर कर सकती है या फिर किसी भी लैंड पर जो कि हमारी इंडिया का पार्ट है उस पर राइट एक्वायर कर सकती है। इसको चैलेंज कौन करती है? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसके चलते जो एक्ट में यूनियन को पावर दी गई थी, इन्होंने अपना इंटेंशन एक्सप्रेस किया। इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पावर मिल रखी है तो मैं जो है कुछ कोल बेयरिंग लैंड्स जो हैं जो स्टेट को बिलोंग कर रही हैं, वेस्ट बंगाल की स्टेट की जो है, मैं उनको एक्वायर करना चाहता हूँ। प्लेंटिव स्टेट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक फेडरल प्रिंसिपल है, ठीक है, यहाँ पर स्टेट्स अपनी सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं यूनियन के साथ। एंड इसलिए जो पार्लियामेंट की पावर है वो इस तरह से नहीं एक्सटेंड हो सकती है कि जहां पर आप स्टेट की प्रॉपर्टी को डिप्राइव करने के लिए कोई लॉ बनाओ, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी स्टेट की है, जो उनके पास वेस्ट हो रखी है एज अ सॉवरेन अथॉरिटी, आप उसको डिप्राइव करने के लिए कोई लॉ नहीं बना सकते हो। जो कंटेंशन यूनियन का आता है वो ये है कि जो एक्विजिशन है कोल बेयरिंग एरिया का वो जरूरी है फॉर द रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट and for the increased production of the coal in the national or public interest. बेसिकली उनको यहाँ पर पब्लिक या नेशनल इंटरेस्ट की वजह से लैंड चाहिए, तो उनका ये कंटेंशन भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। फिर यहाँ पर कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आता है वो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का इस बेसिस पर कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर में, ठीक है, आप अगर आप यूनियन मतलब उस पर लॉज बना सकती है उन मैटर्स में। हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बात करी थी जिसमें था ना कि लिस्ट में जो भी मैटर्स प्रोवाइडेड हैं, तो स्टेट लिस्ट में जो मैटर है तो नेशनल इंटरेस्ट के चलते यूनियन उस पर लॉ बना सकती है और लोकल कंसर्न वाले कहाँ रहेंगे? स्टेट के पास रहेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे कोर्ट ये चीज कहती है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी कोर्ट्स की है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, ठीक है, और जो वायलेटिव एक्शन है उसको इनवैलिडेट करना। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखता है एंड इसमें प्रोविजंस ऐसे हैं कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन और रीजनल यूनिट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको सॉल्व करना है। तो जो पावर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ये है कि वो लैंड एक्वायर कर सकता है, ठीक है, स्टेट्स की, अगर उनको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल नेवी यार्ड्स हो गया या पोस्ट ऑफिसेज हैं, कोर्ट हाउसेज हैं या पब्लिक यूजेस हैं, ठीक है, और इसके चलते वो एक्वायर कर सकते हैं और यहाँ पर स्टेट की बिल की ज़रूरत कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से जो पावर है यूनियन की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में लॉ बनाने की वो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही है, इवन इफ द स्टेट्स यहाँ पर सॉवरेन कहला रहे हैं, ठीक है, फिर भी उनकी यूनियन की पावर कहीं से भी अनरिस्ट्रिक्टेड होती आपको नहीं दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी ने हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फेडरल नहीं है और स्टेट्स यहाँ पे सॉवरेन नहीं है। हाउएवर यहाँ पे जो जस्टिस सुब्बा राव थे इस केस में, उन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए कहा था कि ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। फिर आता है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1994 का। इसमें तो कई सारे जजेस ने इंडियन फेडरलिज्म को लेके अपने व्यूज दिए थे। जस्टिस अहमदी आपको मिलेंगे इसमें, जस्टिस सावंत हैं, जस्टिस के रामास्वामी हैं, जस्टिस जीवन रेड्डी हैं।
ठीक है, तो इन सब के अलग अलग अपने व्यूज थे। और साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि जो मैंने अभी पिछला हमने डिस्कस किया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनियन ऑफ इंडिया, वो उस केस का भी रेफरेंस आपको इसमें मिलता है। और साथ ही स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1977 का है, जिसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका रेफरेंस भी यहाँ पर मिलता है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे कहा गया था कि फेडरलिज्म एक इसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो फेडरलिज्म के साथ छिड़खानी नहीं की जानी चाहिए। ये एसआर बोमई में जस्टिस सावंत कहते हैं। लेकिन जस्टिस अहमदी का जो था, उनका एक ओपिनियन ये था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे फेडरलिज्म के सारे फीचर्स खाली नहीं रख रहा है, यहाँ पर वो पूरी तरीके मतलब वो ओवरलेड हो रहा है बाय द यूनिटरी फीचर्स आल्सो, ठीक है, जो कि हमारी पार्लियामेंट प्रोवाइड कर रही है। इसके चलते फिर उसमें डिस्कस किया उन्होंने, जो भी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी ना, जो प्रोविजंस थे यूनिटरी फीचर्स वाले, उस पर भी उन्होंने एम्फसाइज किया। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इस केस में भी कहीं ना कहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट ये कि ये क्वासी फेडरल है। साथ ही स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस यहाँ पे रेफर करते हैं तो उसमें चीफ जस्टिस बेग ने कहा कि जो इंडियन यूनियन है वो फेडरल है, लेकिन जो फेडरलिज्म मतलब बहुत अच्छा कोट है, ये पढ़िए देखिए कि इंडियन यूनियन इज फेडरल बट द एक्सटेंट ऑफ फेडरलिज्म इन इट इज लार्जली वाटर्ड down by the needs of progress and development of a country which has to be nationally integrated, politically and economically coordinated and socially, intellectually and spiritually uplifted। इसका ओवरऑल मतलब जो निकल के आता है वो ये है कि ये फेडरलिज्म है तो कहने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही चीज है कि जैसे जैसे कंट्री का प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जो कि जरूरी है नेशनली इंटीग्रेट होने के लिए, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली कोऑर्डिनेट होकर काम करने के लिए या फिर अपलिफ्टमेंट के लिए, आपको फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको फिर मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे कोई भी सुप्रीम नहीं हो सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। फिर इसी में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनियन ऑफ इंडिया का भी मतलब रेफरेंस लिया गया था, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये 2002 का केस है। इसमें सीधे सीधे कहा कि सेमी फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। हुआ क्या था कि यहाँ पर स्टेट ऑफ हरियाणा ने स्टेट ऑफ पंजाब और यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इंजंक्शन पास किया था, इंजंक्शन इशू किया था। मतलब उसके बाद आपको पता ही होगा मैंडेटरी इंजंक्शन किया था। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट करना कुछ भी करने के लिए या फिर ना करने के लिए। तो इन्होंने इंजंक्शन इशू करवाया था कि जो एक अनफिनिश्ड सतलज यमुना लिंक कनाल था ना, उसके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि सेमी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारे अडॉप्ट हो रहा है, तो जो भी एसेंशियल पावर्स हैं, चाहे लेजिस्लेटिव हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, ये सब किसको दे दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ट्रू फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। तो इन्होंने कहा कि ये जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो देखें कि कैनाल का काम। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया, मतलब कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया कि आप जो है कैनाल का काम यहाँ पर फिर से शुरू करें। फिर आगे हम देखते हैं लास्ट केस, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस, जिसमें कहा गया था कि भले ही फेडरल प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, एंड ये प्रिंसिपल एक बेसिक फीचर भी है जैसा कि एसआर बोमई के केस में कहा गया, लेकिन ये भी सही है कि हमारा फेडरलिज्म कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेंटर और यूनिटरी पावर के फेवर में लीन है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें कहा गया उसके रेफरेंस में हम यहाँ पर पहले फैक्ट्स को लेकर बात कर लेंगे, फिर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। हुआ क्या था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था, उसको यहाँ पर पिटिशनर्स ने चैलेंज किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है उस पर्सन के लिए जो कि राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, इस प्रोविजन को हटा दिया गया इस अमेंडमेंट के चलते। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फेडरल प्रिंसिपल से कोई भी लेना देना नहीं है कि जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है वो उस स्टेट को बिलोंग करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ जो रेजिडेंस का जो फैक्टर है ये कोई अपर हाउस का स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इंडियन पार्लियामेंट अपने हिसाब से चूज कर रही है कि भाई उसको रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए,
तो ये कहीं से भी फेडरलिज्म के बेसिक फीचर को वायलेट नहीं करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इस नाते से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना बंद नहीं हो जाएगा सिंपली बिकॉज कि राज्यसभा मेंबर अपने स्टेट में नहीं जो रह रहा है वो इलेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। इसी के चलते साथ में और भी रेफरेंसेस कोर्ट ने दिए थे कि जिसमें उन्होंने जो मैंने प्रोविजंस डिस्कस किए थे यूनिटरी वाले वो भी इस केस में बताए गए। साथ ही उन्होंने फेडरलिज्म के भी प्रोविजंस डिस्कस करें। तो इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल सेंस में देखा जाए तो इंडिया फेडरल स्टेट नहीं है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है वो टेरिटरी रिलेटेड नहीं है। और ये कहाँ से हमको देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो ट्रू फेडरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरियस स्टेट्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है एंड टेरिटोरियली ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपन है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ना सिर्फ वो बाउंड्रीज चेंज कर सकती है बल्कि उस स्टेट की एग्जिस्टेंस को ख़त्म भी कर सकती है। तो जब पावर एक्सरसाइज करने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं ये हैविली किसकी तरफ लीन हो रहा है, सेंटर की तरफ। सो मच सो दैट कि वेरियस डिस्क्रिप्शंस आप उसके लिए डिस्क्राइब कर सकते हो। लाइक आप इंडिया को क्वासी फेडरेशन कह सकते हो, आप इंडिया को सूडो फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, क्वासी फेडरेशन इन एम्फीबियन फॉर्म भी यूज़ किया गया है। इस तरह के कई टर्म्स यूज़ करे गए हैं। तो इसी के चलते आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने फेडरल अगर नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करें तो हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म देखा, हमने यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखा। अगर आप लोगों को लग रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर है वो एक सिर्फ लॉ के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कई सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी लेके चलता है। पॉलिटी का जो पोर्शन होता है वो ये सारे पॉइंट्स कवर करता है। तो आप किसी भी अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सारे वीडियोस लास्ट तक देखा करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।